जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हम लोग जो है दिसंबर माह की जो आगे की करंट अफेयर्स की सीरीज है, हम लोग कुछ उसके प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा और सारे प्रश्नों की जो भी एडिशनल जानकारी आपको मिले उसको नोट करते रहिएगा। सारे प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों के लिए नए भी हैं। ठीक है, अभी तक तो आप लोग जैसे रिवीजन कर रहे थे, मैंने कई सारी क्लासेस करा रखी थी, लेकिन अब जो आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे वो सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको नए देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने भी आप लोगों के मित्र वगैरह हैं उनको शेयर जरूर करिएगा, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, वह लोग समझ जाएं। क्योंकि जनवरी 2022 से, ठीक है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट आप लोगों को पूरा बढ़िया से पढ़ना है, हर चीज़ एकदम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करना है। स्टैटिक जीके जो है आप लोगों का पोर्शन, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, कटक, रांची, रायपुर। तो बताइएगा कि स्वच्छता वायु सर्वेक्षण जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो स्वच्छता वायु सर्वेक्षण है इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और इसी समय जो हुआ है 3 स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें देखो 10 लाख से अधिक आबादी, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी जिन राज्यों की थी, ठीक है, सॉरी, जिन शहरों की थी, उसमें पहला स्थान जो है वह लखनऊ को मिला है। किसको मिला है? प्रथम स्थान लखनऊ को मिला है। आप लोग याद रखिएगा, प्रथम स्थान लखनऊ को मिला है। और द्वितीय श्रेणी जो है, जिसमें क्या है, द्वितीय श्रेणी जिसमें है कि 3 लाख से 10 लाख तक, ठीक है, जिस शहर की आबादी है उसमें पहला स्थान मिला है मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को। और देखिएगा, तृतीय श्रेणी कौन सी है? जो 3 लाख से कम आबादी वाली है। क्या है? 3 लाख से कम आबादी जिस राज्य में, सॉरी, शहर में है, उसमें प्रथम स्थान जो है प्राप्त करने वाला शहर जो है वह देवास है। कौन सा है? देवास शहर है। और देवास कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो स्वच्छता वायु सर्वेक्षण के अनुसार 3 श्रेणी बनाई गई हैं। जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पहला स्थान लखनऊ को, 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पहला स्थान मुरादाबाद को, और 3 लाख से कम आबादी वाले में जो प्रथम स्थान है वो देवास को दिया गया है। और इसका आयोजन जो है वह भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, अफगानिस्तान। तो देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो रिपोर्ट पढ़ते थे वो कोई विदेशी लोग बनाते थे या कोई बाहर की संस्था बनाती थी। यह जो रिपोर्ट है, जबकि वैश्विक है, इसमें कुल 110 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? कुल देश सम्मिलित हुए 110। और इसको बनाया जो है ना, वो एक शोध संस्थान है, वो भारत का है। कौन सा है? लिख लीजिएगा, सेंटर, मतलब इसको जारी करता कौन है? सेंटर फॉर पॉलिसी, सेंटर फॉर, इसका नाम भी पूछ सकता है आप लोगों से कि किसने इसको जारी किया। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, शोध संस्थान पटना, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें पहला स्थान मिला है किसको? तो फर्स्ट स्थान मिला है भारत को। किसको मिला है? पहले स्थान पर रहा है भारत, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया। कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। और कुल कितने देश सम्मिलित हुए इसमें? 110। तीसरे स्थान पर रहा है आपका कौन? जापान। और जो सबसे अंतिम 110 स्थान पर कौन रहा है?
अफ़गानिस्तान। ठीक है, सबसे लास्ट स्थान किसको मिला है? अफ़गानिस्तान को मिला है। तो आप लोग सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में पहला स्थान किसको मिला है? तो भारत को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि दिसंबर माह में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में, अब देखिएगा आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कार्यक्रम। अब आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने आपसे पूछ लिया है कि इसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, तो बताइएगा कि किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बताइएगा। तो देखिएगा महाराष्ट्र जो है इसको राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। किसको? महाराष्ट्र को। और जिला कौन सा रहा प्रथम श्रेणी पर? जिला श्रेणी में प्रथम स्थान, जिला श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है अलवर को। किसको? अलवर जिला है राजस्थान का। ठीक है, अलवर जिला राजस्थान। ठीक है, इसको जिले की श्रेणी में मिला है। अब देखिएगा महाराष्ट्र राज्य जो है उसको पहला स्थान मिला है किसमें? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कार्यक्रम में। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देखिए है क्या यह सुगम्य भारत अभियान जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है उसका एक महत्वपूर्ण अभियान है और यह 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है आप लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बताइएगा। देखिएगा इसको पहली बात तो जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसको जारी करता है। और देखिएगा इसमें भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? 48वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? मतलब आप ऐसे लिखिएगा, पहला स्थान किस देश को मिला है? फर्स्ट स्थान पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो यूएई। कौन रहा है? यूएई। थर्ड स्थान पर कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 48वां रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा। देखिएगा भारत आप लोगों को पता है कि G20 का अध्यक्ष 1 दिसंबर से बन गया है। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो भैया इंडोनेशिया था। तो बताइएगा जो भारत की पहली G20 की बैठक हुई है दिसंबर माह में 4 से 7 दिसंबर के बीच में, तो पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? बताइएगा। देखिएगा इस साल क्या होगा, मतलब जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है 55 स्थानों पर 200 से ज़्यादा अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। तो देखिएगा पहली बैठक का आयोजन हुआ है उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि इस बार भारत का G20 शेरपा है कौन? बताइएगा। G20 शेरपा भारत की तरफ से कौन है? बताइएगा। जिसको पता हो G20 शेरपा भारत की तरफ से कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये कौन है? भारत की तरफ से G20 के शेरपा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 40 देशों के प्रतिनिधि जो थे वह उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा प्रश्न है कि हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। सूरत, चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई। तो देखिएगा पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? अगर आपसे पूछ ले
कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है जो भारत के रक्षा सचिव हैं। अब आप लोग बता दीजिएगा भारत के रक्षा सचिव कौन है, किसी को पता हो तो बताइएगा। तो भारत के रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। कौन है? गिरिधर अरमाने ने इसका उद्घाटन किया है। और देखिएगा जो भारत का पहला तटीय शिखर सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें किन किन देशों ने भाग लिया, तो आप ये भी लिख लीजिएगा, भारत, मालदीव, और कौन है, श्रीलंका, और कौन सा है एक देश, मॉरिशस। इन 4 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। सम्मेलन हुआ कहाँ पर है, तो चेन्नई के अंदर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के सभी विभागों के विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आसानी से व पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड किस राज्य ने लॉन्च किया, बताइएगा। हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने। तो देखिएगा किसने लॉन्च किया है, हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। सही आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो देखिएगा प्रत्येक वर्ष जो है वह विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप लोग जल्दी बताइएगा। तब तक मैं आप लोगों को थीम बता देता हूँ। 2022 की थीम क्या है? ठीक है, तो 2022 की थीम है मृदा, लिख लीजिएगा इसको ज़रूर से, जहाँ भोजन शुरू होता है। मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। ठीक है, मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, और यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, बताइएगा। इसका उद्देश्य किसी को पता हो तो बताइएगा कि बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रबंधन से मिट्टी के कटाव को कम करना तथा पर्यावरण के उपयोग के कारण मिट्टी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, तो मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, और किस दिन मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा। हंसराज गंगाराम, गिरिधर अरमाने, अशोक चक्रधर, विनोद कुमार। देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर यह संवैधानिक निकाय है तो इसका किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन होगा। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338 बी। और देखिएगा किसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो हंसराज गंगाराम को। किसको बनाया गया है, हंसराज गंगाराम जी जो हैं इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने, या डी ऑप्शन है ए और सी दोनों ने। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल है इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के द्वारा। देखिएगा है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं संबंधित एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना तथा कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा है, जिनमें से बताइएगा कि जो उत्तर और मध्य अंडमान का पहला द्वीप है जिसका नाम है INAN 370, इसका नाम बदलकर इन्होंने किसके नाम पर रख दिया है।
सैम मानक शाह के नाम पे, मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या कैप्टन मनोज पांडे के नाम पे। सैम मानक शाह हमारे कौन थे? तो पहले जनरल थे शायद, सीडीएस नहीं, सीडीएस नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, एडमिरल जनरल कुछ ऐसे ही थे, देख लेना एक बार। तो INAN 370 द्वीप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर। किसके? मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह क्या थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो वहाँ का रॉस द्वीप था, कहाँ का? रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? जो कि पहले ही रख दिया गया था। ठीक है, क्या नाम रखा गया था? स्वराज द्वीप। नहीं, सुभाष सुभाष द्वीप रख दिया था। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया था। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, देखिएगा क्यों रखा था? क्योंकि 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्होंने यहाँ पर क्या फहराया था? झंडा फहराया था। ठीक है, जो हमारा तिरंगा था उसको पोर्ट ब्लेयर में फहराया था। तो इसीलिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो रॉस द्वीप है, इसका रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया था। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा। 12वां प्रश्न है कि स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने, मनसुख मंडाविया ने, जितेंद्र सिंह ने, या द्रौपदी मुर्मू ने? तो बताइएगा कि स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिएगा, इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया, और इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर, यह सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप लोग लिख लीजिएगा, आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आयोजन नई दिल्ली। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के महत्व को दर्शाना। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह इंडोनेशिया के किस द्वीप में स्थित है? अब देखिएगा, अगर आपसे देश पूछता तब तो आप तुरंत बता देते। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में किस द्वीप पर है? देखिएगा, अभी यहाँ पर विस्फोट हुआ है, लगभग 2000 लोग, कितने? 2000 लोग जो होंगे वो इसकी वजह से क्या करेंगे? पलायन करेंगे। क्या करेंगे? पलायन करेंगे। और जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सुमेरु कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14वां कि विश्व बैंक बांग्लादेश के प्रोजेक्ट बेस्ड में कितना निवेश करने वाला है? बताइएगा। $250 मिलियन, $300 मिलियन, $350 मिलियन या $400 मिलियन? तो देखिएगा, आपसे बेस्ट की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, कि ये बेस्ट क्या है? तो इस बेस्ट का नाम है, लिख लीजिएगा, बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन परियोजना। ठीक है, बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन परियोजना है। और कितना विश्व बैंक इसमें निवेश करेगा? तो $250 मिलियन का इसमें निवेश करने वाला है। देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको ख़त्म करना। ठीक है, पर्यावरण की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको
समाप्त करना है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप लोग बता दीजिएगा जो विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, जिसको भी पता हो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अच्छा, मैं इसका अध्यक्ष आप लोगों को तब तक बता दे रहा हूँ। अध्यक्ष इसके कौन है? तो अध्यक्ष इसके हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आप लोग बताइएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इसकी सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अंशुला कांत हैं। कौन है? अंशुला कांत हैं। चलिए अब आप लोग जल्दी से बताइएगा। 15वां प्रश्न है कि हिमयुगी तटीय लाल बालू टीले एर्रामेटी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइएगा कि हिमयुगीय तटीय लाल बालू टीले एर्रामेटी डिब्बालू किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिएगा कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 16वां कि कौन सा देश वन तथा जैव विविधता संरक्षण हेतु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड। पहली बात तो आप लोग ये बता दीजिएगा। चलिए पहले तो इसको प्रश्न को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखिएगा कौन सा देश जो है वह जैव विविधता संरक्षण हेतु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? तो फ्रांस प्रदान कर रहा है। कौन सा देश? फ्रांस जो है वह इसको संरक्षण प्रदान कर रहा है। और कितना? तो 80.2 मिलियन यूरो का 10 साल के लिए 80.2 मिलियन यूरो का यह वित्त पोषण इसका करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर है? असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम में है। और यह किस लिए फेमस है बताइएगा? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं। कैसे? एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, इसको क्या हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1974 में। क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके साथ में इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 17वां प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय नौसेना दिवस दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिएगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहली तो बात 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अच्छा, मनाया क्यों जाता है 4 दिसंबर को? नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? किसी को पता हो तो बताइएगा। क्योंकि देखो 1971 में क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी जो नेवी थी उसने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम था? ऑपरेशन ट्राइडेंट ने जो पाकिस्तान की जो नौसेना थी मतलब कराची तक दौड़ा दौड़ा के मारे थे। तो उसकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं? हमेशा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। और यह पहली बार है कि यह दिल्ली के बाहर, ठीक है, हमेशा दिल्ली में आयोजित होता था, इस बार दिल्ली के बाहर आयोजित हुआ है। कहाँ? विशाखापत्तनम में। कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में यह आयोजित हुआ है। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि कौन है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जा रहा है इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह इसकी मुख्य अतिथि थी। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा जो विशाखापत्तनम है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूर्वी तट का रत्न कहा जाता है।
पूर्वी तट का रत्न कहा जाता है। इसको भी आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट मान के नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है स्टैटिक जीके में कि पूर्वी तट का रत्न किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? विशाखापत्तनम को। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर को कितने राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित किए? बताइएगा। 1, 2, 3, 4। बताइएगा कितने प्रधानमंत्री जी ने कितने आयुष संस्थान समर्पित किए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। कितने? 3 किए। कौन कौन से बताइएगा। तो एक तो इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा, एक गोवा में, कहाँ पर? एक गोवा में। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन, एक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। और एक कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली में। ठीक है, ये 3 जो हैं देश को समर्पित किए हैं आयुष संस्थान। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और ये कब किस मतलब कहाँ पर ये आयोजित किए, मतलब कहाँ पर उन्होंने ये बोला? ठीक है, आयोजन इसका कहाँ पर हुआ? तो देखिएगा 11 दिसंबर को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस जो थी उसका आयोजन हो रहा था। उसमें यह तीनों संस्थान जो थे मोदी जी ने देश को समर्पित किए हैं। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी किस देश ने की? कजाकिस्तान, भारत, 2 बार कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, यहाँ पर तजाकिस्तान लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। उज्बेकिस्तान। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की। किसने की? भारत ने की। और भारत में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता जो है हमारे NSA कौन है? अजीत डोभाल जी ने की। किसने? अजीत डोभाल जी जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, मध्य एशियाई देश कितने हैं? मध्य एशियाई देशों के नाम बता दीजिएगा। 5 हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इन 5 देशों की क्या हुई? भारत मध्य एशिया बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। तो देखिएगा भारत का पहला गोल्ड ATM जो है, और देखिएगा यह भारत का ही नहीं दुनिया का पहला है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का प्रथम गोल्ड ATM। आपसे ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, दुनिया का प्रथम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पर लगाया गया है? हैदराबाद में। और यह 24/7 काम करेगा। ठीक है, क्यों कैसे काम करेगा? 24/7। और देखो इसकी संग्रहण की क्षमता कितनी है, मतलब यह कितना अपने साथ संग्रहण कर सकता है सोना? तो 5 किलो। कितना? 5 किलो सोना जो है यह संग्रहण कर सकता है। और इसमें कितने ग्राम तक के सिक्के निकलेंगे? तो देखिएगा 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम तक के सिक्के इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। दुनिया का पहला गोल्ड ATM जो है हैदराबाद में लगाया गया है। 21वां प्रश्न है कि भारत के किस मेट्रो ने दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड गिनीज ऑफ बुक में दर्ज कराया है? तो बताइएगा किस मेट्रो ने? तो देखिएगा नागपुर मेट्रो के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जिसको गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में जिसका नाम दर्ज किया गया है। इसने क्या किया है? 3140 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर 140 मीटर एक लंबा डबल डेकर बनाया है। ठीक है, कितना? 3140 मीटर। ठीक है, और इसका नाम किस में दर्ज हो गया है? तो गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, चलिए
22वां प्रश्न है कि हाल ही में सी स्टेम, यहाँ पर ये थोड़ा सी स्टेम होगा, सी स्टेम, ठीक है, सी स्टेम आयोजित हुआ किस देश के दूतावास द्वारा वार्षिक रूप से भारत में मनाया जाता है। देखिएगा इसका आयोजन तो भारत में होता है, लेकिन किस देश के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है बताइएगा। तो देखिएगा सी स्टेम, ठीक है, विद्यार्थियों की अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने का मौका देता है और इसको जो है बस स्वीडन के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा आयोजित किया गया है। अब देखिएगा जो स्टेम है ना, इसका अर्थ क्या है? तो यस का मतलब है साइंस, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग और यम का मतलब है मैथ, ठीक है। तो इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं की जो है वह अपनी वार्षिक उपलब्धियों के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, तो किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? स्वीडन के द्वारा। 23वां प्रश्न है कि भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? बताइएगा। किया जाएगा, सॉरी, क्योंकि यह 2023 में आयोजित होगा। तो उद्योग मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो देखिएगा जो भारत का प्रमुख शो है टेक्नोटेक्स, इसको वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इसको आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो मुंबई के अंदर। कहाँ पर होगा? फरवरी माह में मुंबई में इसको आयोजित किया जाएगा 2023 में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो बताइएगा। तो देखिएगा जो राष्ट्रपति जी ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की, यह आंध्र प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? चित्तूर जिले में। कहाँ पर? चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर। तिरुमाला पहाड़ी पर, ठीक है। इसको तिरुमाला मंदिर भी कहते हैं, तिरुपति मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, तिरुपति मंदिर भी इसको कहते हैं। और यह किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। कैसा है? विश्व का सबसे अमीर मंदिर। और यह किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में। किस शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में यह निर्मित है। और देखिएगा यहाँ का जो लड्डू मिलता है ना प्रसाद में, जिसको कहते हैं तिरुपति लड्डू। क्या कहते हैं? तिरुपति लड्डू। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर का तिरुपति लड्डू जो है उसको जीआई टैग भी प्राप्त है, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास संगम भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? बताइएगा। देखिएगा इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 1 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन हुआ है गोवा में। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। और भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य में ये हुआ है। और इसका ये कौन सा संस्करण था? तो यह 7वां था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो संगम युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है, आयोजन गोवा में हुआ था, ठीक है। चलिए, हमारे आज के ये 25 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्लास जो है वह पसंद आई होगी। अब एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग जो कल के प्रश्न हैं उनको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई स्पेशल किसी चीज़ की लेकर क्लास अगर चाहिए है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कल हम लोग उसकी क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हम लोग फिर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चलिए, कल के प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो बताइएगा।
किसको दिया गया था? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। और यह किस देश के हैं? तो यह बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण मिटाने के लिए समर अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड राज्य ने। ठीक है, किस राज्य ने कुपोषण मिटाने के लिए समर अभियान शुरू किया था? तो झारखंड ने। फिर अगला प्रश्न था कि सुरक्षा कवच 2 भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस का संयुक्त अभ्यास है? तो जल्दी से बताइएगा, तीसरा प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो महाराष्ट्र। किसका था? भारतीय सेना और महाराष्ट्र। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया? तो बताइएगा, श्रीनगर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? श्रीनगर हो जाएगा। और श्रीनगर किस नदी के किनारे है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न था कि किसानों की पारदर्शिता तथा गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया था? तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने शुरू किया था। छठा प्रश्न था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किसकी याद में? तो पीसी महालनोबिस की याद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो न्यायिक समीक्षा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे? न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न था कि शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलेजली था। कौन था? बेलेजली। सती प्रथा, विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला प्रश्न था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में कानपुर में। किसने? सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न था कि हार्डिंग बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। अपनी हाथी से जा रहा था और बम फोड़ दिया इसके ऊपर दबा के। ससुरा घायल हो गया था, मरा नहीं लेकिन। 11वां प्रश्न था कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोकसभा स्पीकर को। किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया कौन सा सुमेलित नहीं है? सी वाला नहीं है कि भारत का प्रथम पॉलिनेटर पार्क जो है, तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हल्द्वानी के अंदर। और भागलपुर में तो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। 13वां प्रश्न था कि भारत की सबसे युवा लोकसभा सदस्य कौन है? तो चंद्राणी मुर्मू है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न था कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो नाहवा शेवा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या था? तो अरुण। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 16वां प्रश्न किया था कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया था? तो भैया कहाँ लागू किया गया था? असम के अंदर। ठीक है, सबसे बाद में जम्मू कश्मीर। 17वां प्रश्न था कि प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो लक्स मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लक्स मीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए शिमला समझौता कब हुआ था? आप लोग 4 के 4 ऑप्शन बताइएगा। 1966 में ताशकंद समझौता, 16 दिसंबर, बांग्लादेश का उदय 1972, 2 जुलाई, शिमला समझौता 19 सितंबर 1960, सिंधु जल समझौता। ठीक है, 19वां प्रश्न था कि काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? काजू खाने वाला नहीं, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। अंतिम प्रश्न था रंगीत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। और किस नदी के ऊपर? तो रंगीत नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी है। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही तो भैया वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप लोग @selection mentor के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।